नमस्ते क्लास, हाय दिस इज़ हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का बहुत टाइम बाद वापस से स्वागत है। काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बन रही थी। उसका रीज़न था कि बहुत ज़्यादा शिकायत हमें भी थी कि यार हम लोग अपने जो फ़ोन है, जो सिंपल सा फ़ोन था, उससे क्वालिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे थे। बट अब उसको अपग्रेड करा है थोड़ा सा। बाकी देखो ऊपर वाला जाने और आप जाने कि आपको वो कितना समझ में आता है और हम उस पर कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर 3 शूट हो चुके हैं, 1 2 3 बैक टू बैक। संदीप गर्ग की बुक है, 2023-24 का एडिशन है। ठीक है, उसमें अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको पता चलेगा कि 720 kbps पे ना वो अच्छे से दिखाई देगा। और वहाँ पे हमने चैप्टर्स को ना डिटेल में पढ़ा है, बल्कि चैप्टर 3 के एक एक क्वेश्चंस पे हमने वहाँ पे बात करी है। और अगर आप वहाँ जाते हो और आपको वो वाले नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, वो सीधा हम आपको व्हाट्सअप प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर और जो भी तरीका होगा मेल वगैरह के थ्रू हम आपको वो दे सकते हैं। बट आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 में क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या मतलब है इस बात का, आप इस नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, ये इस चैप्टर में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन हमारे मन में सबसे पहले ये आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये चैप्टर आपको बस इसी बात को समझाता है कि आप किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये जवाब मिल जाता है तो समझ लो कि आपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीख लिया। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। ठीक है, टॉपिक्स कई हैं, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल्स भी है, तो बने रहना। ठीक है, अब हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, इसका जवाब हमें देना होता है। तो हम उनसे कहते हैं कि अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो आपको 3 मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। कि 3 मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे? यस सर। 3 मेथड्स कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? सबसे पहला मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड। ये सबसे पहला मेथड है। दूसरा मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा इनकम मेथड। ठीक है जी। और तीसरा मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा वाला, कौन सा बता दो सर, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी, ये तीनों मेथड आपको हमारे साथ डिस्कस करने हैं आज इस वीडियो में। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, उसकी थ्योरी, उसका बेस है, मतलब वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसके प्रैक्टिकल्स करने योग्य बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। बहुत आराम से 10-15 क्वेश्चन इस पर बेस्ड बुक में भी हैं, तो बहुत आराम से ये क्लियर होगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो मुद्दा आता है कि क्वेश्चन वाइज अब ये है कि व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड। हम इसको कैसे लिख दे रहे हैं, व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड, इसको जानना है। ठीक है साहब, इसको डेफिनेशन वाइज भी जाना जा सकता है, इसको फॉर्मूला वाइज भी जाना जा सकता है। तो यू हैव कई अलग अलग तरीके। ठीक है, अब वो कई अलग अलग तरीके क्या है, तो उसका जवाब देते हुए हम आपको लिखते हैं कि वैल्यू एडेड होता क्या है। तो मैं उसके लिए लिखूंगा कि भाई वैल्यू एडेड होता क्या है। ठीक है, पहला आप इसको जानो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि जब आपको एज अ डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा तब हम आपके साथ इसका फॉर्मूला वाइज डिस्कस कर सकते हैं और वो बहुत आराम से होगा। वो कहता है कि वैल्यू एडेड रेफर्स, किस बात को रेफर करता है, टू द एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ने से हो जाता है। टू द एडिशन ऑफ वैल्यू, टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। चेक करो क्या कह रहा है वो, टू द रॉ मटेरियल। ठीक है, रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, या फिर क्या, और देखो ये एक नंबर के हिसाब से आपको बताई जा रही है, नहीं तो भाई इसका अपना एक फॉर्मूला भी है, तो लिखते रहो कोई बात नहीं है। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट। ठीक है, और इंटरमीडिएट्स गुड्स, ये वही गुड्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 में आपको चिल्ला के बताई गई हैं कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाय अ फर्म। ठीक है, बाय अ फर्म, बाय एक शब्द आ रहा है यहाँ पे नया सा, वर्च्यू। अब ये क्या बकवास है सर, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, किसी भी चीज़ के जो गुण होते हैं ना, गुण, वो वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव, वर्च्यूज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सर नहीं आया, कोई बात नहीं सर, नहीं आया कोई बात नहीं। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा एक वे में और लूँ तो भाई वो आपसे कहेगा, एक सिंपल सी बात आप यहाँ पे ध्यान रखो कि आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने 3 फेसेस पढ़े थे।
उन फेसेस में सबसे पहला फेस क्या था? प्रोडक्शन फेस। क्या था? प्रोडक्शन फेस था सबसे पहला, इसीलिए इसको आप प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, इसके कई अलग अलग नाम हो सकते हैं। कोई इसको प्रोडक्शन मेथड से जानता है, कोई इसको इन्वेंट्री मेथड से जानता है, कोई इसको नेट आउटपुट मेथड से जानता है, कोई इसको कमोडिटी सर्विस मेथड के नाम से जानता है, कोई इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड के नाम से जानता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट फेमस नाम है वो क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप इस तरीके से करो कि आप एक साल में अपने देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो कीमत है वो वैल्यू एडेड होता है। यानी कि आपने इस साल कितना वैल्यू ऐड करा एक्स्ट्रा अपनी इकोनॉमी के अंदर, जिससे आप क्या निकाल सकते हो? नेशनल इनकम निकाल सकते हो। ठीक है जी, ये चीज़ इसकी होती है। लेकिन उन्होंने जो डेफिनेशन में जो सारों समझाना चाहते हैं, वो जो हल्का सा बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें कैमरा सीधा कर लेना चाहिए। अब ठीक है ना? वो क्या बताना चाहते हैं कि आप जो कच्चा माल है या फिर जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जिसको आप किसी और चीज़ को प्रोडक्शन करने में हेल्प कराते हो, उसके अंदर अभी आपको और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने की आवश्यकता है उसकी प्रोडक्टिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जिसको क्या कहा जाता है? वैल्यू एडेड। क्योंकि कच्चा माल से ही आप एक फाइनल गुड्स बना सकते हो, इंटरमीडिएट गुड्स की हेल्प से भी आप एक फाइनल गुड्स बना सकते हो। तो वो जो फाइनल गुड्स बन के तैयार होती है, उसकी कीमत को आप वैल्यू एडेड के नाम से जान सकते हो। लेकिन अगर फिर भी ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो हम इसको शब्द डाल रहे हैं इसके बीच में और। ठीक है, और अब यही डेफिनेशन हम किस उससे जानेंगे, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन बाय फॉर्मूला। सिंपल भाई, जब डेफिनेशन नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन बाय फॉर्मूला। अब पूछते हैं कि अब बता दो अब क्या होता है वैल्यू एडेड। ठीक है, अब बता दो क्या होता है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। सबसे पहला उसमें होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस या आपका हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये क्या चीज़ है सर? हमें तो नहीं पता सर, हम बताएंगे ना इस बात को। तो वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हो जाता है फॉर्म डेफिनेशन आपकी वाया फॉर्मूला। तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और यही इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला भी है। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? हमें तो नहीं पता, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या चीज़ है। तो सर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आप इस तरीके से कैलकुलेट करो, चेक करो कैसे करेंगे। ये हमने लिखा वैल्यू। ठीक है भाई 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 भाई, अब ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये क्या होता है? तो इसके अंदर आप कुछ चीज़ें देखोगे। जैसे सबसे पहले आप इसके अंदर क्या देखोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आप आमतौर पर तीन चीज़ें देखते हो। सबसे पहले आप देखते हो सेल्स, यानी कि आप ड्यूरिंग द ईयर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं उनको यहाँ पे ले रहा है, प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अभी चेंज इन स्टॉक क्या है अभी बात करेंगे। ठीक है, प्लस एक शब्द इसमें और है प्रोडक्शन। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो पूरा लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है सर, ये क्या चीज़ बता दी हमें? सर ये मैं क्या बता दिया, हमें तो समझ में आया नहीं। मेरे भाई देखो एक एक शब्द को जानो। सेल्स आपकी क्या होती है? सेल्स होती है आप ड्यूरिंग द ईयर जो भी माल बेचते हो। अगर वैसे तो ज़्यादातर केसेस में सेल्स आपको डायरेक्ट गिवन होगी, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट गिवन ना हो तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको प्राइस गिवन हो और आपको क्वांटिटी गिवन हो। ठीक है, तो आप प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करके भी सेल्स निकाल सकते हो, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में ये डायरेक्ट गिवन होती है। फिर आता है कि सर ये चेंज इन स्टॉक क्या है? चलो सर उसको भी जान लेते हैं। चेंज इन स्टॉक, स्टॉक तो पता होगा ना, जो सामान होता है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को या तो देखो दुकान में रखा हो तो बेचने के लिए, नहीं तो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करवाता है। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है? आप उसको निकालोगे, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से आप माइनस कर दोगे उसका ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करने पे आपको क्या मिल जाता है? चेंज इन स्टॉक। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है कौन सा वाला? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन।
तो मेरे भाई इसके लिए ना आप एग्जाम्पल पढ़ लो, इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले लो, बेस्ट वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया एक फार्मर का। जब एक किसान, अभी कुछ टाइम पहले गेहूं चावल, बेसिकली गेहूं की बात करते हैं, गेहूं की कटाई हुई है, ठीक है, फरवरी के महीने से आमतौर पर कटने शुरू हो जाते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल जून तक भी कटते हैं कटने को, तो जो हमारे लोकल के एरियाज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस करे, उसने कुछ तो बेच दिए मार्केट में और कुछ रख लिया अपने खाने के लिए अपने ही घर में, तो उसको कहा जाता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बट ध्यान रहे कि ये ज़्यादातर केसेस में गिवन नहीं होता, तो इसीलिए इसको बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ता। ज़्यादातर इन चीज़ों को वो गिवन करेगा और इन दोनों को जोड़ कर आपको क्या मिल जाता है सिंपल वे में, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अगर हम इस फॉर्मूले को तरीके से और डिस्कस करेंगे तो अभी एक और सिंपल वे में निकलेगा। उससे पहले आपको क्या जानना चाहिए, अभी देखो हमने क्या पढ़ा, अब आप इसको देख लो। हमने बोला कि वैल्यू एडेड क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स में चेंज इन स्टॉक जोड़ दो, चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करना नहीं आता तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, उससे हमारा जो है क्या कहते हैं आपका जो चेंज इन स्टॉक है वो निकल जाएगा। और तीसरा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो हमारे फार्मर्स वगैरह होते हैं, जो एक एग्जांपल हमने दिया है, ज़्यादातर केसेस में या तो डायरेक्ट गिवन होगा या फिर 90% क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है बुक्स के अंदर, ठीक है। बल्कि जब आप इस बुक के क्वेश्चंस लगाओगे तो उसके अंदर तो ये ज़्यादातर गिवन है ही नहीं, एक आधी किसी क्वेश्चन में मिल गया तो मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप उसमें से क्या कर दोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दोगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये क्या चीज़ है और ये आपको क्या पढ़ाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ये कहना है कि जब आप कोई भी लाइक रॉ मटेरियल, जब आपके साथ परचेज जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा, परचेज, ठीक है, फ्रॉम अनदर यूनिट, परचेज फ्रॉम अनदर यूनिट। सर मतलब समझ में नहीं आया। मान के चलो आप एक फर्म ए हो और आपने फर्म बी से कोई भी माल खरीदा और उस माल को खरीद के आपने किसी चीज़ को प्रोड्यूस करा, ठीक है। अगर आप एसेट्स वगैरह खरीदते हो, आप कोई मशीन वगैरह खरीदते हो तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप कोई भी नॉर्मल चीज़ परचेज करते हो और परचेज अगर शब्द समझ में नहीं आता तो आप इसके लिए रॉ मटेरियल जैसे शब्द का इस्तेमाल भी आमतौर पर कर सकते हो, क्योंकि आप किसी और से कुछ खरीदते हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह होता है। जैसे हमने किसी भी मान के चलिए कि हमने किसी व्यक्ति से कॉटन खरीद ली और कॉटन को खरीदा, तो वो जो कॉटन खरीदी गई है वो एक तरह का रॉ मटेरियल भी है, और जस्ट बिकॉज की परचेज फ्रॉम अनदर यूनिट या अनदर फर्म कह सकते हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है, इसीलिए ठीक है आप इसको यहाँ पे इंक्लूड, मतलब इसमें इंक्लूड करते हो, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का बेसिकली क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी तक का डिस्कशन हुआ, ठीक है। बट ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे इसमें आपको डायरेक्ट मिलेगा कि जब आप किसी दूसरी फॉर्म से कुछ खरीद रहे होते हो तो जो परचेज गिवन होता है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, या फिर अगर वो रॉ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन करता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, वो इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है वो गिवन करेगा। तो किसी ने कहा कि ओवरऑल बता दो, ओवरऑल क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हमने उनसे कहा कि मेरे भाई ये जो वैल्यू एडेड का ओवरऑल फॉर्मूला है आप उसके चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, आप इसको ऐसे लिख लो सिंपल सेल्स जो क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन होगी प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप इस तरीके से बहुत आराम से अपना वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट कर सकते हो, चेक करो, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप वैल्यू एडेड का अगर आप पूरा नाम जानते हो, अगर आप इसका पूरा नाम जानते हो तो उसका पूरा नाम है वैल्यू एडेड का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देख रहे हो क्या नाम है इसका पूरा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि अगर इसको मैं प्यार से लिख दूं तो वो कहता है कि ग्रॉस वैल्यू GVA एट MP, ये होता है मेनली क्या, वैल्यू एडेड, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात और आएगी, अभी तक तो यहाँ तक आया, देख लो आप इसको दोबारा से देखो ताकि हम पन्ना पलटो तो आपको समझ में आ सके कि वैल्यू एडेड क्या है। पहले बाय डेफिनेशन बताया, फिर वाया फॉर्मूला क्या है बेसिकली कि आप अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक,
और प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्स अगर नहीं गिवन है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कर लो, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में सेल्स जो है डायरेक्ट गिवन होता है। चेंज इन स्टॉक आप कैसे निकालते हो, वो निकालता हूँ क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करने के बाद। लेकिन आपको मैं स्टार मार्क से बता दूँ, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। जो बच्चे अकाउंट्स टीम के हैं, अकाउंट्स के अंदर चेंज इन स्टॉक आप ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके भी कैलकुलेट करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए एग्जांपल हमने फार्मर का लिया। जब एक फार्मर खुद के लिए कुछ प्रोड्यूस करता है, अपने घर के लिए कुछ प्रोड्यूस करता है, उसको मार्केट में नहीं बेचता, इस प्रकार की चीज़ें। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको बेसिकली परचेज, लाइक आप कोई कच्चा माल खरीद रहे हैं या फिर आप किसी एक फर्म हो गए किसी अनदर फर्म से कुछ खरीद रहे हैं, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आता है। ठीक है, फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ी कि वैल्यू एडेड को आप प्रॉपर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि GV8MP इसके नाम से भी आप इसको जानते हैं। अब मैं इसका पन्ना पलटूं, ठीक है। अब भाई इसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा कैसे खाएगा अभी वो देखना। वो आपको एक्स्ट्रा ये बात बताना चाहेगा कि अगर क्वेश्चन में देखो हमारी इकोनॉमी में कितने वो हैं, कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में वो इस तरह से कहता है कि भैया आपने तीनों सेक्टर्स का, आपके पास कितने सेक्टर्स है, 3 सेक्टर्स हैं। आपके पास पहला तो हो गया प्राइमरी, ठीक है, फिर दूसरा हो गया आपके पास सेकेंडरी सेक्टर या फिर आप उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हो। तो तीसरा क्या होता है आपके पास बेसिकली सर्विस सेक्टर हो गया। अगर आप इन तीनों सेक्टर्स का क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जोड़ दो, यानी कि उसका क्या निकाल लो, सम निकाल लो। ये 10वीं में नहीं पढ़ा था जैसे सिग्मा करके, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस यानी कि वैल्यू निकाला, सेक्टर वैल्यू एडेड निकाला और सर्विस सेक्टर निकाला और इन तीनों को जोड़ दिया, किसके इक्वल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इक्वल आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको अगर मैं पूरा लिखूंगा तो क्या कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक, चेक कर लो, बड़ी सिंपल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देगा कि क्वेश्चन में कभी तो हमें इस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की जरूरत पड़ रही है और कभी कभी हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की जरूरत पड़ रही है। और अगर क्वेश्चन में ये सारे सेक्टर्स ना दिए गए हों तो फिर उस केस में आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ही GDP एट MP के इक्वल अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो वो जो कि हमें ये लेना है या ये लेना है, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसमें बताना चाहती है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, तो उसको मैं इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ कि अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, या आपके समझाने के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि सर क्या करवा रहे हो, ये नोट लिखने वाली बात है, ये मैं यहाँ नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट। ठीक है, क्या है ये, कहता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सही है सर, गिवन ना हो तब 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 क्या आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तब वो अपने आप वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात हमने सीखी। इस फॉर्मूला हो गया डन, फॉर्मूले में इतना नहीं है। लेकिन अब एक बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर, मैं कि हाँ सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि नेशनल इनकम कैसे निकालें इससे। तो अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है बच्चे, यस सर, तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। आपको फाइंड करनी है क्या भला, आपको फाइंड करनी है नेशनल इनकम। ठीक है, अब बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को हम लोग NNP एट FC के नाम से कहते हैं। अगर इसके मैं फुल फॉर्म लूँ तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो चैप्टर 3 की चीज़ जानी थी। अब हमको क्या फाइंड करना है, NNP एट FC। जो फाइंड करना होता है उसको आप लेफ्ट में लिख लोगे, जो आपको गिवन है। देखो इसकी मदद से वैल्यू एडेड है, यहाँ पे तो वैल्यू एडेड शब्द है नहीं, आप इसकी मदद से ये शब्द तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन इसकी मदद से यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो वो क्या होगा, GDP एट MP। ठीक है, तो आपको NNP एट FC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करना है, नेशनल इनकम फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो क्या होगा, चेक करो,
अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो आप क्या करते हो, उसके अंदर से जो डेप्रीशिएशन होता है उसको माइनस कर देते हो। फिर डोमेस्टिक है, डी से डोमेस्टिक, यहाँ एन से नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आप क्या करते हो, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप यहाँ से क्या कर देते हो, बेसिकली प्लस कर देते हो। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अगर ये बात आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप इसके लिए चैप्टर 3 जा सकते हो, वहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग अपनी जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए तो इतना हो गया, ये जो 20 मिनट आपने शुरू में हमें दिए हैं इतने में काम चल जाएगा। लेकिन वो छोटी सी बातें और बताना चाहता है फॉर थ्योरी, ठीक है। अब वहाँ पे वो जो थ्योरी है, थ्योरी रिलेटेड टू एग्जाम, अब जो यहाँ पे आप पढ़ोगे वो उसका एक और एक्स्ट्रा थ्योरी फेस है, और ये जो थ्योरी है ये रिलेटेड टू एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ अगर आप इसको भी देख लेते हो तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें कवर बहुत आराम से हो जाएंगी। कि सर क्या बताना चाहते हो, सर क्या बताना चाहते हो, तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल, इसको जब हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है। कि सर क्यों, बिल्कुल सर, जब आप किसी भी मेथड को पढ़ते हो तो उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे क्या ध्यान रखना है सर, ठीक है, आप उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखोगे। जैसे पहले मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, हमने नाम लिखा इंटरमीडिएट गुड्स, ये नाम हमने अपने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने एक नाम लिया किस तरीके का, लाइक अगर हम सेल करते हैं ये हमने नाम उसमें पढ़ा है, एंड परचेज़ करते हैं ये नाम भी हमने अपने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा है। सेल एंड परचेज ऑफ, सुनना ध्यान से सुनना, सेकंड हैंड गुड्स, अगर आप सेकंड हैंड गुड्स की खरीदता रही है, मतलब खरीदना बेचने की बात करें तो उनकी वो यहाँ पे बात कर रहा है, ले रहे हैं, क्या कह रहा है वो, ठीक है। अब आप एक बात सुनना, प्रोडक्शन हमने पढ़ा था ना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन यहाँ पे लिखो प्रोडक्शन ऑफ, नाम सुनो, ध्यान दो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। ये सब एक नंबर के लिए हैं आपको, ये सारे नाम अगर आप लिख लेते तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कुछ हम याद रख सकते हैं, परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ, क्या भला ऊपर तो सेकेंड हैंड गुड्स था, शेयर्स, अगर आप शेयर्स खरीदते या बेचते हो, बॉन्ड्स आप खरीदते या बेचते हो, ठीक है ना, डिबेंचर्स, ये अकाउंट्स वाले बच्चे बड़े चालू होते हैं उनको पता होता है। और मज़े की बात क्या है, वो हो या फिर न्यू हो, वो दोनों की ही बात कर रहा है। आप नए शेयर खरीदो या बेचो, बॉन्ड्स खरीदो बेचो, डिबेंचर्स खरीदो या बेचो, ऐसा कुछ भी हो, ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ये बड़ी गहरी बात मैंने आपको बता दी, वो भी फ्री में, ठीक है। ये मैंने बहुत प्यारी बात आपको बता दी, वो भी फ्री में, तो ध्यान लगाए रखो, कोई बड़ी कैडी चीज़ें हैं ये, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा कि सर जब ऐसी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते तो फिर कैसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तो चलो एक आधी और लिख लेते हैं। जैसे अगर आप प्रोडक्शन करते हो, किसका, प्रोडक्शन ऑफ, सुनना मेरी बात, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो आप उसको नेशनल इनकम में जोड़ोगे। अगर आप सर्विसेज इंक्लूड करते हो तो आप उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ोगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नाम दोनों ही है, देख लो तीसरा और पहले में देख लो, वहाँ सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करा लेकिन गुड्स को आपका इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रखा है, एक शब्द लिखा हुआ इस तरीके से, आपका कोई भी इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ, क्या ये, ऑनर ऑक्यूपाइड, क्या लिख दें इसमें, हाउस,
ठीक है। अब ये क्या है सर, ये क्या है सर, अभी बताते हैं क्या है ये, एक और लिख लो ज़रा। तीसरा, चेंज इन स्टॉक। क्या है भला ये, चेंज इन स्टॉक। ये बात तो आपको पढ़ाई गई थी ना कि साल के एंड में अगर आपको कोई माल बिना बिके रह जाता है, ठीक है, तो भी आप उसको अपने नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हो। अब ये कहता है कि ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, अब अगर मान के चलो कि एक मैं कैसे बताऊँ उसकी, जो ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस का ये मतलब हो जाता है कि जो मकान का मालिक है अगर वो उस मकान में कुछ नया कर रहा है, ठीक है, तो आपको पढ़ाया जाएगा ये आगे करके अभी ये वाली बात, और ये हाउस वाली जो बातचीत है कि आप इसको एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ोगे कि जब आप अपने मकान वगैरह को बनाते हो उसमें जो किया जाने वाला खर्चा है वो भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कराने में हेल्प कराता है, ठीक है। और ये जो चेंज इन स्टॉक है, अगर साल के आखिरी में आपका कुछ माल बिना बिके रह जाता है तो इसको मैं अनसोल्ड स्टॉक से लिख दे रहा हूँ और करके, और अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो इन सबको आप अपनी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हो, और इंक्लूड, ठीक है, इन नेशनल इनकम। शायद बच्चों को ये बोर लग रहा होगा, लेकिन भाई इस साल का पेपर उठा के देख लो, ये इस साल का जो पेपर है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल आया है, ओके। अब एक बात इसमें और है, अगर आप इन सबको नेशनल इनकम में जोड़ लेते हो, लाइक इंटरमीडिएट को जोड़ लेते हो, या फिर आप इनमें से किसी भी चीज़ को, जो चीज़ नहीं जोड़नी चाहिए उनको आप जोड़ लेते हो, तो आपको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे आमतौर पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और कई बार पहले भी जाके पूछा जा चुका कि डबल काउंटिंग की जो है ये क्या है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को नेशनल इनकम में जोड़ लोगे, ये तो जुड़ी ही हैं, अगर आप इनको भी जोड़ लोगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम तैयार होगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी, इसको मैं हैशटैग से दिखा दे रहा हूँ। प्रॉब्लम होगी कौन सी, प्रॉब्लम ऑफ कौन सी, डबल काउंटिंग। चेक करो, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले डबल काउंटिंग की बात करता हूँ कि सर डबल काउंटिंग क्या शब्द, ये क्या नया शब्द, मतलब कुछ भी ऐड करे जा रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर चीज़ का अपना एक रीज़न है। तो डबल काउंटिंग का यहाँ पे मतलब होता है, ये जो आपका शब्द है डबल काउंटिंग, ठीक है, वो व्हाट इज दिस, रेफर्स टू काउंटिंग, रेफर्स टू काउंटिंग किसकी बात कर रहा है, ऑफ ऑन आउटपुट, ठीक है, ऑफ ऑन आउटपुट मोर देन, ठीक है। वाइल बता दूंगा भी हिंदी में, मतलब बता दूंगा, चलो यहाँ तो ये कि हमें देखो डेफिनेशन भी लर्न करने पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना डेफिनेशन लर्न करे आप 100 में से 100 ले आओगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पासिंग थ्रू सही है, वेरियस स्टेजेस, पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या है ये, हमें तो नहीं आ रहा समझ में भाई, मत समझो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो डबल काउंटिंग क्या बताता है, डबल काउंटिंग बताता है, अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप चलो इस डेफिनेशन के लिए मैं आपके लिए चार्ट बना देता हूँ, कैड़ा से चार्ट बना देता हूँ मैं आपको। अगर आप इस चार्ट को समझ गए तो आपको पता चल जाए कि अरे दादा ये दिक्कत होती है, मैं फिर बोलूँगा भाई यही दिक्कत होती है। अब चार्ट क्या है, चार्ट के ऊपर काम करें, मान के चलो यू आर ए फार्मर, हम आपको भारत का सबसे ईमानदार और सबसे विश्वसनीय दर्जा दे रहे हैं कि आप एक किसान हैं, ठीक है, आप एक किसान हैं, और आपने क्या करा, प्रोड्यूस करा। किसान क्या करता है, आपने प्रोड्यूस करा क्या, वीट, यानी कि आपने गेहूं प्रोड्यूस करा, कर लिया जी, और आपने वो जो वीट है सेल कर दिया, किसको, आगे बेच दिया, एज अ फार्मर आपने ये सेल कर दिया। ये जो वीट है सपोज करो कितने रुपए का, ये हमने सेल कर दिया, मान के चलो रुपये 500 रुपये का, किसको, मिलर को, जो उसका आटा वाटा बनाते होंगे। आप एक फार्मर, आपने प्रोड्यूस करा वीट, और वीट आपने सेल कर दिया 500 रुपये का, किसको भला, मिलर को, ठीक है। अब इस मिलर ने क्या करा, मिलर ने उसको कन्वर्ट कर दिया, इस मिलर ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोर में, यानी कि एक तरह से मैं कह रहा हूँ आटे में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, वीट को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने,
वो कर दिया उसने फ्लोर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसने गेहूं को पीस के आटा बना दिया जी। और फिर इस मिलर ने आगे किसको, जो बेकर है, बेकर कौन होता है, जो बेकरी का काम करता है, ब्रेड पापे है ना, उन सबको। अब इस बंदे ने क्या करा, देखो फार्मर ने प्रोड्यूस करा वीट, इसको एज अ रॉ मटेरियल देखा जाएगा और 500 रुपये को उसने मिलर को बेच दिया, मिलर ने उसका आटा बनाया और फिर इसको सेल कर दिया कितने रुपए का, सपोज करो 700 रुपये का उसने बेच दिया, किसको भला, बेकर को। बेकर ने क्या करा उसका, बेकर क्या करेगा उसको, बेकर उसका बना देगा भला क्या, ब्रेड। ये क्या बना देगा उसका, ब्रेड। और इसने ब्रेड किसको चिपका दी फिर एट दी एंड, इसने ब्रेड बेच दी किसको, कंज्यूमर को। मेरे भाई कंज्यूमर कौन होता है, हम और आप लोग, सही है। ये जो ब्रेड है सीधे सीधे किसको बेच दी, कंज्यूमर को बेच दी। कितने रुपए की बेच दी, सपोज करो हमने उसको बेच दी 1000 रुपये की, सही है। ये हमने किसको बेच दी, इसको 1000 रुपये की। अगर मैं बात करूं तो ये फ्लोर हमने किसको दी थी अभी, बेकर को, और वीट हमने किसको बेचा था, मिलर को। ये एक तरह की छोटी सी कहानी बनी, छोटा सा चार्ट बना। इसमें आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो फार्मर ने कितने कमाए 500, मिलर ने कितने कमाए 700, बेकर ने कितने कमाए 1000। अब ये दिखने में तो अच्छे, लेकिन आप एक बात बताओ, इसको हम इस तरीके से लिख लें, 500 रुपये तो फार्मर की जेब में गए, मिलर की जेब में एक्चुअल में सिर्फ 200 रुपये गए हैं, और बेकर की जेब में एक्चुअल में कितने रुपये गए हैं, 300, तब जाके क्या बनेगा, 1000। यही तो होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप चेक कर लो ना, यही तो होगा मेरे भाई, और कुछ होगा तो बता दो, देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, आप देख लो भाई। 500 पार किसान ने कमाए। किसी को लगता होगा यार इसकी जेब में तो 700, भाई उसने 500 खर्च भी तो करे थे, तभी तो 700 आए हैं। इसकी जेब में लोगों लगा रहे भाई तेरे पास तो 1000 आ गए, अरे भाई 700 भी तो खर्च करें उसने। तो अगर आप 500 और 700 को जोड़ लेते हो तो चीज़ें ना डबल जुड़ेंगी, जिससे डबल काउंटिंग क्या होती है, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आप सही नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये एक्चुअल में वैल्यू एडेड ये चीज़ें हो रही हैं, ये वैल्यू एड हुई, ये वैल्यू एड हुई, ये वैल्यू एट द एंड ये जो सेल हुआ है, हम इसको सीधा इसको इकट्ठा ले लेते हैं। तो सबकी वैल्यू एडेड हम सेल्स के माध्यम से भी निकाल सकते हैं कि सीधे आप सेल को जोड़ दो, काम खत्म, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, इन तीनों, आप किसी ने इतना सेल करा, इसने इतना सेल करा, इसने इतना सेल करा, तो भाई फिर इन्होंने जो खरीदा उसको माइनस करो, बात तब भी वही पड़ेगी। एक्चुअल में वैल्यू एड तो 1000 की हुई है ना, अगर आप इनको दो बार जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। अब आप चाहे यहाँ आ जाओ, वो क्या कहता है, डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो प्रोडक्शन करते हो मोर देन वंस, ठीक है, वाइल पासिंग थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये देखो ये प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यही तो चल रहा है। तो जब आप यहाँ से यहाँ आए तो 500 रुपये, और यहाँ से यहाँ आए तो 700 रुपये, तो सिर्फ 200 रुपये बढ़े। अगर आप उसमें 700 जोड़ देते तो गलत हो जाता, वो दो बार जुड़ जाएगा। ये वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं आउटपुट की बात करूँगा तो आउटपुट आपका क्या रहेगा, जो मैंने बता दिया आपको, सिंपल यही है, और तो कुछ इसमें है ही नहीं। किसी के लिए वीट आउटपुट है, किसी के लिए फ्लोर आउटपुट है, किसी के लिए ब्रेड आउटपुट है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने सीखा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका 3 नंबर का, बिना किसी दिक्कत के, उसके बाद इस हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, कि आप किस तरीके से, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, आप डबल काउंटिंग को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। तो उसका जवाब भी यहीं छिपा हुआ है। सबसे पहला आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आप इसमें 2 मेथड पढ़ लो। आप इसमें पढ़ लो फाइनल आउटपुट मेथड, कि आप सिर्फ उन चीज़ों को लो जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, और किसी को मत लो। फाइनल आउटपुट मेथड अगर आप इसके ऊपर लिखना चाहते हो, तो लो भाई, हम इसको एज अ डेफिनेशन में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, लिख दे रहा हूँ, चलो अगले वाले में नहीं लिखूंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है, कि सर क्या है ये मेथड, सुन लो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जो वैल्यू है किसकी, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स, सही है, ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। वही तो बात कर रहे थे हम अभी भाई, आप पहले वाले बंदों को लो ही मत। अब आप सुनो, ये फाइनल गुड्स है, ये वाली ब्रेड, इससे पहले सब क्या है, इंटरमीडिएट, और ये प्रोडक्शन बाउंड्री भी है। इसी को तो प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। आप जाके देखो चैप्टर हमने 2 में ही पढ़ा था ये मेनली, ठीक, उस टाइम पे, कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है।
तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ किसको उठा लो, जो आपकी फाइनल गुड्स हैं, सिर्फ आप उनकी कीमत को उठा लो, तो आप डबल काउंटिंग की परेशानी खत्म की, सीधा इसको लो, खत्म करो। एक्चुअल में कंज्यूमर को कितना बिक रहा उसको उठा लो, बात खत्म। दूसरा जो मेथड है वो आपको क्या हो सकता है, इसको ब्लैक से लिख दे रहे हैं, वो है आपका वैल्यू एडेड मेथड, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। सही है, आप क्या कर रहे हो, वैल्यू एडेड मेथड। कि सर एक बात बताओ, इस वैल्यू एडेड मेथड में इसका आंसर कैसा आएगा? सर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपकी टोटल सेल कितने की, 500 की हैं, 700 की हैं, 1000 की हैं, तो कितने हो गए? मोटा मोटा बता दे रहा हूँ मैं, 2200 रुपये हो गए। उस 2200 रुपये में से खरीदा कितने का गया? 1200 रुपये का। तो आप देखना यहाँ पे आपकी जो टोटल सेल है यहाँ पे वो कितनी है, आपकी जो टोटल सेल है वो कितनी है? 500 रुपये का एक बार बिका था, 700 रुपये का एक बार बिका था, 1000 रुपये का एक बार बिका था। फिर आपका जो परचेज है, जो आप खरीद रहे हो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो 500 रुपये का माल खरीदा था किसने? मिलर ने। और 700 रुपये का माल खरीदा था किसने? बेकर ने। और आप टोटल सेल में से अगर परचेज को माइनस कर देते हो, यानी कि आप इस 2200 रुपये में से अगर आप माइनस कर देते हो कितने? 1200 रुपये, तो भी आपके कितने निकल के आ जाएंगे? 1000 रुपये। यही वैल्यू एडेड मेथड आपको समझाता है कि आपने अपने सेल्स में से इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको मैं IC से रिप्रेजेंट कर दूंगा, इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सही है। और टोटल सेल आपका क्या हो गया? सेल्स हो गया। तो आप इस तरीके से प्रॉपर वैल्यू एडेड मेथड को कवर कर सकते हो। एंड दिस इज इट। थैंक यू सो मच। इतनी देर वीडियो अगर किसी ने भी देखी होगी तो भाई साहब थैंक यू।